हेलो दोस्तों, आज हम मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हार्मोन होता है स्पेसिफिक टारगेट सेल के साथ बाइंड करता है और सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। जो हार्मोन होता है उनको बाइंड करने के लिए रिसेप्टर की ज़रूरत होती है, जो कि सेल के सरफेस पर यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसी के आधार पर जो हार्मोन के एक्शन के मैकेनिज्म है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर कहलाता है, या फिर इसे हम सेल सरफेस रिसेप्टर या सेकंड मैसेंजर रिसेप्टर या वाटर सॉल्यूबल हार्मोन रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, जिसकी स्टडी हम आज के क्लास में करेंगे। और जो दूसरा रिसेप्टर जो होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरसेलुलर हार्मोन रिसेप्टर या फिर स्टेरॉयडल हार्मोन रिसेप्टर से कहते हैं। उसकी स्टडी हम अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर्स हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स टायरोसिन काइनेज और आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के जो एक्शन है उनके मैकेनिज्म को हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर्स वो प्रोटीन्स हैं जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं। ये देखिए, ये एक सेल है। अब ये सेल का सरफेस है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख रहे होंगे ये रिसेप्टर जो है क्या है, इम्बेडेड है, मतलब धंसे हुए हैं। ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन्स को रिकॉग्नाइज और बाइंड करते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर, चूँकि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के बाहर होते हैं, अतः ये क्या करते हैं, जो सेल के बाहर होने के कारण एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन के साथ ये बाइंड होते हैं, जिससे सेलुलर रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है। इससे क्या होगा, जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो प्रारंभ हो जाता है। यह रिसेप्टर प्राइमरीली वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। वाटर सॉल्यूबल हार्मोन जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स और अमीनो एसिड हार्मोन के लिए क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक रूप से सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दिए हुए हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि लिपिड के 2 लेयर से बने होते हैं, जिसे हम लिपिड्स के नाम से जानते हैं, और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यह सेल की सुरक्षात्मक आवरण होती हैं, जो सेल को बाहरी आघात से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन है हार्मोन। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर या केमिकल सिग्नल होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा ब्लड स्ट्रीम, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उसमें डायरेक्टली रिलीज होता है और बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स और टिश्यू के फंक्शन को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डिफिनेशन है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स एक प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स होते हैं। रिसेप्टर क्या है, प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पेसिफिक सिग्नल जैसे कि हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स या इन्वायरमेंटल स्टिमुली को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करेंगे और बाइंड करते हैं, अपने साथ क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर या सेल सरफेस रिसेप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर के प्रकार होते हैं। जैसे पहला है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दूसरा है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जिसे हम RTKS के नाम से भी जानते हैं, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। ये 3 प्रकार के रिसेप्टर जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। क्योंकि ये सेल का सरफेस है इसलिए इसे हम सेल सरफेस रिसेप्टर कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से इनका स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है GPCRS।
जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हम अभी रिसेप्टर के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के टाइप से हैं, इसलिए कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होंगे। इनका स्ट्रक्चर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स होता है। इसको स्ट्रक्चर समझते हैं, बोलना क्या चाह रहा है। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जी प्रोटीन्स, जी कपल्ड प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, इम्बेडेड है, मतलब धंसे हुए हैं। ये हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब कैसे स्ट्रक्चर है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसीलिए क्या कहा गया इन्हें, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो एक हिस्सा जो है क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है और दूसरा इंट्रासेलुलर स्पेस में है, और बीच वाला जो पोर्शन है वो सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। तो इस प्रकार के मेम्ब्रेन में धंसे हुए स्ट्रक्चर को हम ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ये 7 संख्या में क्या है, 7 है, इसलिए से हम 7 ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें 6 लूप्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, इसमें 6 लूप प्रेजेंट है, 1, ये वाला 2 3 4 5 6 लूप्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें 3 लूप्स सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स कहा जाता है। ये देखिए, सेल के बाहर 3 लूप्स जो प्रेजेंट हैं इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स कहेंगे। 3 सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जिन्हें हम इंट्रासेलुलर लूप्स कहते हैं। 1 2 3 ये क्या कहलाएंगे, इंट्रासेलुलर लूप्स कहलाएंगे। हार्मोन बाइंडिंग से जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, जो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे को ट्रिगर करता है। देखिए क्या होता है, जब इसमें कोई भी हार्मोन्स बाइंड नहीं होते, हार्मोन जो होता है वो केमिकल सिग्नल्स हैं, जिसे हम लाइगेंड्स या लिगेंड भी कहते हैं। जब लिगेंड जो होता है बाइंड नहीं होता, तब जो जी प्रोटीन होता है, ये अल्फा बीटा और गामा का जो कॉम्प्लेक्स है, ये सभी क्या है, जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें जो अल्फा जी प्रोटीन है उनके साथ क्या बाइंड है, जीडीपी बाइंड है। लेकिन जब इसमें लिगेंड या हार्मोन जो होता है बाइंड करता है, तब इसमें से एक सिग्नल जो होती हैं पास होती हैं, जिसके थ्रू जो अल्फा सब यूनिट होता है वह बीटा और गामा सब यूनिट से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और जो जीडीपी यहाँ पर प्रेजेंट था वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, जीटीपी से। और ये जो जी प्रोटीन है ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जो फर्दर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे को ट्रिगर करेगा। जो फर्दर क्या करेगा, डाउन स्ट्रीम मतलब इनके आगे जो होने वाले सिग्नलिंग पाथवे हैं उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसको हम हार्मोन रिसेप्टर एक्शन के अंतर्गत डिटेल से स्टडी करेंगे आगे। नेक्स्ट रिसेप्टर है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। यह सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। देखिए क्या है ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, मतलब ये जो आपको लाइट ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें एक आपको सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन दिखेगा। डोमेन मतलब एक स्पेसिफिक साइट है, समझो एक क्षेत्र है, उसको हम डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें एक्स्ट्रासेलुलर हार्मोन बाइंडिंग साइट और इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज डोमेन साइट होता है। इसमें 2 साइट प्रेजेंट हैं। ये जो बाहर का साइट है सेल के बाहर, इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रासेलुलर साइट, और जो सेल के अंदर प्रेजेंट है इसको बोलेंगे हम टायरोसिन काइनेज डोमेन साइट। आरटीकेएस मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में लिगेंड बाइंडिंग से रिसेप्टर डाइमरेज होता है। देखिए अब क्या होगा, जब ये हार्मोन्स जो हैं रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे
तब ये डाइमरेज हो जाएंगे। पहले क्या है, ये मोनोमर है मतलब सिंगल है, और उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे। दो अलग अलग जो टायरोसिन काइनेज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिलकर जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फास्फोराइलेशन से रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर डोमेन एक्टिव होता है, जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड को एक्टिवेट करता है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या हो रहा है कि टायरोसिन काइनेज जो होता है डोमेन एक दूसरे को फास्फो रिलेट करते हैं। जो इनका डोमेन मतलब साइट है, ये नीचे वाला जो इंट्रासेलुलर साइट है, ये क्या करते हैं, जो पहला टायरोसिन काइनेज है वो दूसरे टायरोसिन काइनेज के इंट्रासेलुलर साइट या जिसे हम टायरोसिन काइनेज डोमेन कहते हैं, इस साइट पर जो फास्फेट के ग्रुप हैं उसको क्या करेंगे, फास्फेट के ग्रुप को बाइंड करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, फास्फोराइलेट या फास्फोराइलेशन कहेंगे। ये पहला वाला जो है दूसरे वाले के टायरोसिन काइनेज डोमेन पर फास्फोराइलेशन करेंगे, और ये दूसरा वाला जो है पहले वाले के टायरोसिन काइनेज डोमेन पर फास्फोराइलेशन करेगा, मतलब फास्फेट ग्रुप को क्या करेगा, जोड़ेगा, बाइंड करेगा इस साइट पे। फास्फोराइलेशन से रिसेप्टर का इंट्रासेलुलर डोमेन एक्टिव होता है। जब ये फास्फोराइलेशन हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, जो इंट्रासेलुलर डोमेन है, मतलब ये वाला जो डोमेन है जिसे हम टायरोसिन काइनेज डोमेन भी कहते हैं, ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड को एक्टिवेट करता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैस्केड है, कैस्केड मतलब एक सीरीज जिसमें क्या हो, सिग्नल को आगे ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर आगे सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। इसका जो आगे का पाथवे है या एक्शन है उसको हम जब हम हार्मोन एक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे चलकर, तब उसमें हम और डिटेल से समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट रिसेप्टर से देखते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आयन चैनल्स होते क्या हैं। ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होंगे। जितने भी अभी हम रिसेप्टर पढ़ेंगे वो किस में इम्बेडेड होंगे, तो सेल मेम्ब्रेन में धंसे हुए प्रेजेंट होते हैं, है ना। और आयंस जैसे ये क्या करते हैं, जो आयन चैनल होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आदि जैसे आयन को सेल के अंदर या बाहर जाने देते हैं। हार्मोन्स जो होता है बाइंडिंग से ये जो आयन चैनल्स होता है वो ओपन या क्लोज होता है। डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में जो आयन चैनल्स हैं वो क्या है, इम्बेडेड हैं, मतलब धंसे हुए हैं। जब इसमें एक मैसेंजर या फिर लिगेंड या हार्मोन जो होता है बाइंड होता है, तब ये सेल के नीड के अकॉर्डिंग या इस मैसेंजर के अकॉर्डिंग क्या होंगे, ओपन या क्लोज होंगे। ओपन और ये क्लोज है, और ओपन और क्लोज होंगे, जिससे आयन का जो है क्या होगा, मूवमेंट होगा। या तो आयन जो है सेल के अंदर जाएंगे या तो आयन जो है सेल के बाहर जाएंगे। ये सेल मैसेंजर पर डिपेंड करेगा। उससे पहले अगर आपको अभी तक की वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ यार कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर हैं उनके एक्शन, जो कार्य करने के जो स्टेप हैं या फिर जो मैकेनिज्म है उसको हम समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर या सेल सरफेस हार्मोन रिसेप्टर का एक्शन जो होता है निम्न स्टेप में होता है। पहला स्टेप देखते हैं, हार्मोन बाइंडिंग। हार्मोन ब्लड कैपिलरी से निकल के टारगेट सेल के सरफेस पर के रिसेप्टर से क्या होंगे, बाइंड होते हैं। यह रिसेप्टर यूजली सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर होते हैं। क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड कैपिलरीज हैं या जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या हम ब्लड फ्लो कर रहे हैं, और जो हार्मोन जो होता है ब्लड के साथ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं।
जब ये हार्मोन जो होता है इस ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल से निकल के सेल के सरफेस के साथ बाइंड होगा। पहले प्रोसेस में यह होगा कि जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं उसमें से हार्मोन क्या होगा, मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के बाद सेल के सरफेस पर जो प्रेजेंट रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड करेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, रिसेप्टर एक्टिवेशन एंड कन्फर्मेशनल चेंजेस। हार्मोन बाइंडिंग से रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस मतलब इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होगा जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये रिसेप्टर जो है एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होने के बाद अपना जो सिग्नलिंग पाथवे हैं उसको आरंभ करेंगे, इनिशिएट करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो हैं अलग अलग जो रिसेप्टर्स हैं या जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर हैं उनके लिए अलग अलग होते हैं। तो पहले हम देखते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के लिए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। पहले क्या होता है, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है उनका एक्टिवेशन होता है, मतलब वो एक्टिव होंगे। हार्मोन बाइंडिंग से जीपीसीआर जो होता है एक्टिव होता है, और जी प्रोटीन जीडीपी बॉन्ड था जो कि पहले वो जीटीपी बॉन्ड स्टेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है यानी कि यहाँ पे लिगेंड या हार्मोन जो होता है बाइंड नहीं होता, तब जो ये जी प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं उनके अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी जो होता है वो बाइंड होता है। जब हार्मोन जो होता है वो बाइंड करेगा तब अल्फा सब यूनिट जो होता है वो बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स से अलग होगा, और दूसरा प्रोसेस में क्या होगा, जो जीडीपी था वो जीडीपी के स्थान में रिप्लेस हो जाएगा। तो अल्फा के साथ क्या हो गया, ये जीटीपी जो है बाइंड कर लिया। इस प्रकार से जो जी प्रोटीन था वो एक्टिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एडेनिलील साइक्लेसिस, जिसे एसी भी कहा जाता है। एक्टिवेटेड जी प्रोटीन जो होता है एडेनिलील साइक्लेस को स्टिमुलेट करता है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम से, ये हमारा जी प्रोटीन है और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, और यहाँ जी प्रोटीन है। जी प्रोटीन के साथ क्या क्या बाइंड है, जीटीपी बाइंड है। ये भी एक प्रकार का एटीपी ही होता है, बस इसमें एडिनोसिन के जगह क्या जुड़ गए हैं, ग्वानोसिन जुड़ गए हैं। ये क्या करता है, एक्टिव होने के बाद जो एडेनिलील साइक्लेज हैं इसको स्टिमुलेट करता है। अब इसको स्टिमुलेट करा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये एक्टिव होने के बाद क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ सीएमपी एडेनिलील साइक्लेजेस एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, जो एक सेकंड मैसेंजर है। देखिए अब जो एडेनिलीन साइक्लेज हैं ये जब एक्टिव हो जाएगा तब साइटोप्लाज्म में मौजूद एटीपी को क्या करेगा, सीएमपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। और ये साइक्लिक एएमपी को सेकंड मैसेंजर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फर्स्ट मैसेंजर है वो तो हार्मोन ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में है और ये इंट्रासेलुलर स्पेस में है। सेम इसको जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये कॉपी हो जाता है। सीएमपी को पता है कि इस हार्मोन का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। सीएमपी सेकेंड मैसेंजर इंट्रासेलुलर टारगेट्स जैसे प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करते हैं, जो सेलुलर रिस्पॉन्स जैसे जीन एक्सप्रेशन, मेटाबॉलिक चेंजेस को ट्रिगर करते हैं। अब देखिए जो सीएमपी जो है सेकंड मैसेंजर जो है वो क्या करेगा, जो प्रोटीन काइनेज हैं इसको एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने से सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है या तो वो इनहिबिशन हो जाता है उनका, या तो प्रमोशन हो जाता है। इनहिबिशन मतलब जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो तो निषेध हो जाएगा, या तो बंद हो जाएगा, या तो बंद हो सकता है या कम हो सकता है। और प्रमोशन में क्या हो जाएगा, वो
उनका जो फंक्शन है, जो सेलुलर रिस्पॉन्स है, वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नोट्स दिया हुआ है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बहुत से हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं और उनके सिग्नल को सेल के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन हैं? जैसे एड्रेनलिन, जो कि क्या करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या करेगा, वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को सिक्रीशन करेगा, जिससे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ग्लूकोगॉन, जो ग्लूकोगॉन है वो ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। सेरोटोनिन है, वैसे डोपामिन है, आदि ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट रिसेप्टर का एक्शन देखते हैं। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसे RTKS कहा जाता है, एक्टिवेशन हार्मोन बाइंडिंग से RTKS डाइमरेज होते हैं और इंट्रासेलुलर टायरोसिन रेसिड्यूज को ऑटोफॉस्फोरिलेट करते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है? सेम मतलब है। देखिए, ये पहले मोनोमर था, जब इसमें हार्मोन जो हुआ, बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग होने के बाद ये दो मोनोमर्स जो हैं आपस में पास आए, और पास आने के बाद पास आए तब इसे कहा गया डीमेरिजेशन या डाइमेरिजेशन। दो होना ही क्या कहलाएगा, डाइमेरिजेशन कहलाएगा। और डाइमेरिजेशन होने के बाद जो पहला था वो दूसरे को फास्फोरिलेट करेगा, मतलब दूसरे के जो इंटरसेलुलर साइट है, या जिसे हम टायरोसिन काइनेज डोमेन कहते हैं, उस साइट पर फास्फेट ग्रुप को क्या करता है, बाइंड करता है, और दूसरा जो है पहले के में बाइंड करेगा, जिसे ऑटोफॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये स्टेप से जब फास्फोरिलेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जो हमारा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है। एक्टिव होने के बाद सिग्नल कैस्केड क्या होता है, एक सीरीज होता है जिससे जो हार्मोन का जो इंफॉर्मेशन होता है या सिग्नल होता है वो सेल के अंदर सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। फास्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यूज मतलब वही हैं, साइट है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन को रिक्रिएट करते हैं। अब क्या होगा, एक्टिव होने के बाद ये टायरोसिन रेसिड्यूज जो होता है यह इनएक्टिव रिले प्रोटीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रिक्रूट करेगा, मतलब इनकी जो भर्ती करेगा, अपने साइड लाके अट्रैक्ट करते हैं, भर्ती करेगा। उसके बाद ये जो फास्फेट हैं उन ग्रुप्स के द्वारा ये एक्टिव रिले प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एक्टिव रिले प्रोटीन होता है ये आगे जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। अब आगे सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और सेलुलर रिस्पॉन्स या सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर RTKS काफ़ी सारे सेलुलर रिस्पॉन्स को परफॉर्म करते हैं, जैसे सेल प्रोलिफेरेशन, जिसे सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसी जो टायरोसिन रेसिड्यूज या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हैं, इसी के द्वारा ही जो सेल होता है वो उनमें ग्रोथ होता है। जब सेल का डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल का निर्माण होगा, तो क्या होगा, सेल में ग्रोथ होगा, तो इसे सेल प्रोलिफरेशन कहा जाता है। और क्या सेलुलर फंक्शन होगा, सेल सर्वाइवल। एंटी एपोप्टोसिस क्या होता है भैया, कि सेल में एक स्पेसिफिक एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू जो सेल होता है वो डेथ कर जाती हैं। इस प्री प्लान्ड प्रोग्राम को क्या करता है, वो एंटी मतलब क्या करेगा, रोकेगा, जिससे सेल का जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाएगा। जीन एक्सप्रेशन आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो डीएनए होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए में उसके जीन को कॉपी करना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन है। और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन में कुछ नए चेंजेस ला देता है जब इसमें कोई हार्मोन जो होता है बाइंड होता है तब। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नोट दिया हुआ है, जैसे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज द्वारा
इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आदि जो हार्मोन्स होते हैं वो बाइंड होती हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लास्ट है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर जो हैं हार्मोन के बाइंडिंग से ये आयन चैनल जो होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने के बाद आयन चैनल्स को क्या करते हैं, ओपन या क्लोज करते हैं। इनके माध्यम से आयन फ्लक्स जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जो हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, या तो अंदर की ओर मूव करेंगे या बाहर की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में होता है सेलुलर रिस्पॉन्स। सेलुलर रिस्पॉन्स में चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इंट्रासेलुलर आयन कॉन्सेंट्रेशन से, जो सेल में अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है तब या कम हो जाता है, उससे विभिन्न प्रकार के सेलुलर रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। इन सभी फंक्शन को क्या करेगा, जो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर है वो ट्रिगर करते हैं। अगला देखते हैं कंक्लूजन। अभी तक हमने देखा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर होते हैं वो क्या हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान करेंगे और उनके साथ बाइंड करने के लिए बाइंड करते हैं या उनके बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसे हम शॉर्ट में GPCRS रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज और आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर में क्लासीफाई होते हैं। इन्हें 3 टाइप के इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर हैं इसमें 3 प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं या इन्हीं के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। हार्मोन बाइंडिंग से रिसेप्टर एक्टिवेशन होता है। जब हार्मोन जो होता है रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तब रिसेप्टर जो होता है एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को ट्रिगर करेगा या इनिशिएट करेगा, आरंभ करेगा और स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। जैसे ये कौन कौन से सेलुलर रिस्पॉन्स हो सकते हैं, जैसे जीन एक्सप्रेशन, मेटाबॉलिज्म, सेल ग्रोथ, साथ ही साथ न्यू प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है जिसे हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। एट द एंड देखते हैं रेफरेंस टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी R.H. विलियम्स और नेक्स्ट है एंडोक्राइन फिजियोलॉजी बाय C.R. मार्टिन। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए मतलब आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।